सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय है हमें जाति बहुमत नहीं, राजनीतिक बहुमत चाहिए। 6 मई 1945 को ये बाबा साहब का ये स्पीच है। सम्मानित साथियों, इस स्पीच के जरिए बाबा साहब बताते हैं कि आने वाला समय, चूँकि भारत आज़ाद होने की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद होने जा रहा है और इस बात का एहसास सभी भारतवासियों को था और इसलिए निश्चित रूप से आगे भारत देश को कैसे चलाया जाए। क्या 1935 भारत सरकार अधिनियम के सहारे ही भारत को आगे बढ़ाया जाए या नया संविधान बनाया जाए? तो निश्चित रूप से यहाँ पर नए संविधान की बात हो रही है, नए संविधान बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन कैसे, उसकी कार्ययोजना क्या हो, इस पर बाबा साहब अपने स्पीच के जरिए बताते हैं कि किस तरह से सप्रू योजना बनी और क्रिप्स योजना बनी। तो इस सप्रू योजना और क्रिप्स योजना में क्या डिफरेंस है, आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से यही बात जानने की कोशिश करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से लेकर उपस्थित हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर 438 से 442 तक आज का स्पीच बाबा साहब का संविधान को लेकर है और सप्रू योजना और क्रिप्स योजना पर बाबा साहब का विश्लेषण क्या है, ये जानना है तो आपको आज का वीडियो अंत तक वॉच करना होगा। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो संविधान के बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं, कल पहला भाग हम लेकर उपस्थित हुए थे इसी विषय के अंतर्गत, आज दूसरा भाग है। सामान्य साथियों, पहले से लेकर 7 भाग में ये बाबा साहब का स्पीच हम रख रहे हैं, तो आज दूसरा भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा भाग, इसलिए अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि संविधान निर्माण के लिए क्या संविधान समिति की आवश्यकता है। संविधान समिति को लेकर बाबा साहब का क्या विचार है। तब बाबा साहब कहते हैं कि आज हर कोई संविधान समिति के बारे में बोल रहा है। इस्तीफा देने से पूर्व कांग्रेस मंत्रिमंडल ने मांग की कि जिसमें सभी हिंदी लोग हों, भारतीय लोग हों, ऐसी समिति द्वारा संविधान बनाया जाए। एक प्रस्ताव के जरिए उन्होंने ये मांग की थी। क्रिप्स योजना में भी संविधान समिति को अंतर्भूत किया गया था। सप्रू कमेटी ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है। मुझे साफ तौर पर ये बताना पड़ेगा कि मैं संविधान समिति बनाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरी राय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि देश में अंतर्गत विद्रोह पैदा करने वाली एक भयंकर योजना है। संविधान समिति के खिलाफ थे बाबा साहब। आखिर कारण क्या है? कारण साक्ष्यों सहित बाबा साहब यहां उपलब्ध कराते हैं। सामान्य साथियों, क्या डर था बाबा साहब को और क्या तर्क है बाबा साहब का कि संविधान समिति के वो खिलाफ हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बाबा साहब ने साक्ष्यों सहित अपनी बात को रखा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि हमें संविधान समिति की जरूरत क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान बना तब अमेरिकी संविधान निर्माणकर्ता जिन स्थितियों से गुजर रहे थे, वैसी स्थितियों में आज हिंदी लोग नहीं हैं, भारत के लोग नहीं हैं। उन्हें आज़ादी को अनुभव कर चुकी जनता के लिए योग्य कल्पनाएं प्रस्तुत करनी पड़ी। संविधान बनाने के लिए उनके सामने कोई बेहतरीन नमूना नहीं था। हिंदुस्तान के हालात इससे बिल्कुल भिन्न है। संविधान संबंधी कल्पनाएं और ढांचे बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा यहाँ विविधता के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के 2 या 3 बेहतरीन नमूनों के अलावा अन्य बेहतरीन नमूने उपलब्ध नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि इस कारण हिंदी लोगों में मतभेद पैदा हुआ है। कहा जा सके ऐसे महत्वपूर्ण और विशुद्ध संवैधानिक मसले बहुत कम हैं। भावी हिंदी संविधान संघीय होना चाहिए, ये अब सर्वमान्य हो चुका है।
यानी कि भावी जो भारतीय संविधान है वो संघीय होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए, ये बात सर्वमान्य हो चुकी है। केंद्र सरकार के तहत कौन से विषय होने चाहिए और प्रांतीय सरकारों के तहत कौन से विषय होने चाहिए, इस बारे में भी कमोबेश निर्णय हो चुका है। यानी कि जो जनता की राय बन रही है, लोगों की राय बन रही है, वो इस आधार पे बन रही है कि कुछ कार्य जो है वो केंद्र के अधीन रहे और कुछ कार्य, विशेष कार्य प्रांतीय सरकार के अधीन रहे। इस तरह की केंद्रीय संघीय व्यवस्था की बात यहाँ पे चल रही है। राजस्व विभाजन के बारे में केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच कोई विवादास्पद मसले पैदा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार मताधिकार के बारे में न्यायदान मंडल, विधिमंडल, लेजिस्लेचर और कार्यकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव के आपसी संबंध कैसे हों, इस बात को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। केवल आरक्षित अधिकारों को लेकर ही कुछ विवादास्पद सवाल ध्यान खींचते हैं। आखिर वो कौन से हैं? आरक्षित अधिकारों को लेकर कौन से विवादास्पद सवाल हैं? ये अधिकार केंद्र सरकार को मिले या प्रांत सरकारों को मिले, लेकिन ये भी अधिक उलझन में डालने वाला मसला नहीं है। हिंदुस्तान सरकार के वर्तमान कानून में जो व्यवस्था बनी हुई है उसी को अपनाकर इसका बेहतरीन हल पाया जा सकता है। इन बातों के मद्देनजर संविधान निर्माण के लिए संविधान समिति की क्या जरूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। 1935 में बने हिंदुस्तान के कानून में इतना संविधान लिखा हुआ है कि इसी काम को दोबारा करने के लिए संविधान समिति की नियुक्त करना यानी जरूरत से अधिक मेहनत करने जैसा है। उपनिवेशी स्वराज के लिए 1935 के कानून में जो हिस्सा बाधा डालने वाला है उन्हें हटाना ही अधिक योग्य तरीका होगा। संविधान समिति को केवल जातीयता की समस्या का समाधान ढूंढने का काम सौंपा जाए। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान समिति को जो काम सौंपा जाए वो सिर्फ जो जातीयता है इस देश के अंदर उसको कैसे खत्म किया जाए, इसका क्या समाधान हो, वो समाधान ढूंढने का काम सिर्फ संविधान समिति का होना चाहिए। बाद बाकी 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो संविधान है उसमें कुछ जो बाधा डालने वाली चीजें हैं उनको अलग कर दिया जाए। ये बाबा साहब इस समय कह रहे हैं, 1945 में एक बात कह रहे हैं। हालांकि आप सभी को मालूम है आने वाले समय में बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय संविधान बनाकर 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार किया। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। लेकिन ये 1945 में जो बात बाबा साहब कहते हैं वही हूबहू बात आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है। बाबा साहब कहते हैं मेरी राय में हर तरीके की सूलों के आधार पर भले संविधान समिति बने, जातीयता की समस्या का समाधान उसका एक विभाग भर न बने। संविधान समिति की रचना के बारे में सप्रू कमेटी द्वारा दी गई सूचनाओं के बारे में सोचते हैं। इस कमेटी द्वारा हमेशा के लिए समिति के सदस्यों की संख्या 160 तय कर दी गई है। इसके अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रांतीय विधिमंडल के सदस्यों द्वारा संयुक्त मतदान पद्धति से चुनाव कराते हुए उपस्थित 3/4 सदस्यों द्वारा मतों द्वारा निर्णय लेने की पद्धति को अपनाना होता है। असल में अन्य 2 सवालों के जवाबों पर यह बात निर्भर करती है कि क्या कोई भी अल्पसंख्यक समाज इस प्रकार की संविधान समिति को निष्पक्ष और विश्वास योग्य मानते हुए उसको स्वीकार करेगा। पहला प्रश्न है, क्या समिति इस बात की जिम्मेदारी ले सकती है कि समिति के लिए चुने गए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वह इस बात का जिम्मा ले सकती है कि संविधान समिति द्वारा निकाले गए परिणामों के कारण विशेष अल्पसंख्यकों के हकों पर गाज नहीं गिरेगी। कम से कम मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि इन दोनों मसलों में अल्पसंख्यकों को डरना नहीं चाहिए। इन सवालों के बारे में सोचने से पूर्व क्रिप्स साहब की संविधान समिति और सप्रू साहब की संविधान समिति में क्या फर्क है ये देखते हैं। क्या फर्क है यहाँ पर क्रिप्स साहब की संविधान समिति और सप्रू साहब की संविधान समिति? बाबा साहब कहते हैं कि सप्रू समिति ने तय कर डाला है कि संविधान समिति में कुल 160 सदस्य होने चाहिए, सर स्टफर्ड क्रिप्स ने, लेकिन एक निश्चित आंकड़ा तय नहीं किया। ये पहला डिफरेंस है दोनों में। उन्होंने अपनी योजना में जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार प्रांतीय विधिमंडल के सैकड़ा
10 सदस्यों की समिति बने। असल में यह आंकड़ा 158 तक पहुंचता है। दोनों की दी गई संख्या में केवल 2 का ही फर्क है, यानी कि यहां पर क्रिप्स साहब के द्वारा 158 सदस्यों की बात की जा रही है और सप्रू कमेटी के द्वारा 160 सदस्यों की बात की गई है। चुनावों के बारे में सप्रू कमेटी की योजना के अनुसार संविधान समिति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार से संयुक्त मतदान पद्धति से चुनाव कराना। इस मामले में क्रिप्स योजना और सप्रू योजना में संविधान समिति की रचना को लेकर कोई फर्क नहीं है, यानी कि दोनों ही ऐसा ही चाहते हैं। क्रिप्स योजना में जाति के आधार पर आरक्षित सीटें नहीं है। इस मामले में क्रिप्स योजना से सप्रू योजना एकदम अलग है। ये अलगाव इतना ज़्यादा है कि इसमें विशिष्ट समुदायों के लिए विशिष्ट अनुपात में आरक्षित जगह देने का प्रबंध भी इस योजना में कर रखा गया है। लेकिन ये फर्क सामान्य फर्क हुआ, क्योंकि अगर क्रिप्स योजना कोई निश्चित आंकड़ा तय नहीं कर सकती तो आरक्षित जगहों संबंधी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना बनना सहज है। आगे दिए जा रहे कोष्ठक से इन 2 योजना के बीच प्रतिनिधित्व के विभाजन का फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। जातियां और उनके हित संबंध। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, अस्पृश्य, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, आदिवासी, जनजातीय, विशिष्ट हित संबंध, इन भागों में यहाँ पर बांटा गया। तो संविधान समिति में जो क्रिप्स योजना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ 158 सदस्य बनते हैं। पदों का बंटवारा सप्रू योजना के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल 160, यानी कि 2 का ही अंतर रहता है। तब बाबा साहब कहते हैं कि संविधान समिति की रचना में सप्रू कमेटी ने हर समुदाय के लिए केवल आंकड़े ही सुनिश्चित नहीं किए हैं, बल्कि हिंदू मुसलमानों को समान स्तर पर ले आए हैं। उस फर्क के बारे में संविधान समिति द्वारा ऐसा आंकड़ा कारण बताया गया है कि चूंकि मुसलमानों को इतनी बड़ी देन मिली है, इसलिए संविधान समिति के चुनाव संयुक्त मतदान पद्धति के अनुसार होने चाहिए। इस संदर्भ में ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सप्रू कमेटी क्रिप्स योजना समझ नहीं आई है। क्रिप्स में संयुक्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। उसकी एक उपधारा के अनुसार प्रांतीय विधिमंडलों में से कनिष्ठ मंडलों के सदस्यों के लिए मतदान का केवल एक ही कमरा होना चाहिए। इसी बात को अलग शब्दों में इस तरह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त मतदान प्रणाली से मतदान कराने के लिए सप्रू कमेटी ने एक समुदाय को बेवजह ही कुछ दिया है और अन्य समुदायों को संकट में डाल दिया है। क्रिप्स योजना के अनुसार जो सदस्य उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया है उनके बहुमत पर ही संविधान समिति का निर्णय निर्भर करेगा। अब हम उन 2 सवालों के बारे में सोचें जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के संदर्भ में वहाँ के हालात कैसे हैं। प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रांतीय विधिमंडल के सदस्यत्व के जाति के आधार पर होने वाले विभाजन की जानकारी होना जरूरी है। निम्नांकित कोष्ठक इस बारे में जानकारी देता है। और सम्मानित साथियों, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 है, यदि आपके पास ये है तो पेज नंबर 438 से 442 के बीच आप भी अध्ययन कीजिएगा। एक बार आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पर आंकड़ों की बात होती है, डिफ़िकल्ट आंकड़े वो डिफ़िकल्टी को बढ़ा देते हैं, समझने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब आप किताब से इस डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित ही ये योजना समझ में आएगी। क्रिप्स योजना में जिसका नामो निशान भी नहीं था, उस जाति आधारित सीटों के बंटवारे की व्यवस्था जिसे सप्रू योजना में स्थान दिया गया था का क्या महत्व है, इसका जवाब इस सवाल के जवाब पर निर्भर करता है कि किसी भी समुदाय को अपने उम्मीदवार जिताने के लिए दूसरे समुदाय पर किस हद तक निर्भर करना पड़ेगा। इस बारे में क्या फायदे हैं, एक और कोष्ठक देखिए। तो यहाँ क्या कुछ कोष्ठक में है वो हम इस वीडियो में फोटो खींचकर आपको दिखा देते हैं, तो वहाँ से जरूर आप कंपेयर कर पाएंगे। सीटों के बारे में मतदान शक्ति किसको, हिंदुओं को कितनी मिली है, मुस्लिमों को कितनी मिली है, अस्पृश्यों को कितनी मिली है, ईसाई यूरोपियन को कितना मिला है, सबका एक A to Z टेबल हम आपके समक्ष यहाँ पर रख देंगे। और इसके बाद का जो डिटेल है संविधान समिति के बारे में और क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, वो अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है, संविधान पर बाबा साहब ने क्या चर्चा किया है।
किन दो समितियों की बात बाबा साहब यहां पर करते हैं? पहला और दूसरा प्रश्न क्या है? दो प्रश्नों की बात बाबा साहब ने यहां पे की, तो वो दो प्रश्न है क्या? आपने जरूर ध्यान से वीडियो को वॉच किया होगा। यदि कहीं मिस हो गया तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर ये सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। आपका भी अमूल्य योगदान होगा तो निश्चय ही जल्द ही बनकर ये वैचारिकी सेंटर तैयार हो जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हमेशा की भांति लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश संविधान समिति को लेकर था। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आपका दिल करे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।